नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जो बात मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज वह सच साबित हो गई थी कि पठान औरतें बस एक हिस्से की ही शौकीन होती हैं, चाहे वह औरत कुंवारी हो या शादीशुदा। मैं जवान हुई तो अपनी अम्मी की शक्ल पर चली गई। मेरी अम्मी खूबसूरत थीं और भारी शरीर की थीं। इसी तरह मेरा जिस्म भी छोटी उम्र में ही शादीशुदा औरतों जैसा ही हो गया था। मैं पीछे से काफी मोटी थी। जब चलती तो लोगों की निगाहें मेरे पिछले हिस्से पर जमी रहती। एक दो दफा तो मैंने नहाते हुए शीशे में गौर किया तो पता चला कि सच में पीछे से काफी मोटी हूं। जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसके सामने एक पठान लड़का रेहड़ी पर कुछ चीजें बेचता था। एक दो दफा उसके पास से गुजरी तो मैंने महसूस किया उसकी नजरें दूसरे मर्दों की तरह पिछले हिस्से पर होती हैं। यहां तक कि जब तक मैं कॉलेज के अंदर न चली जाती, वह मुझे देखता ही रहता। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन अभी बहुत कम उम्र का था। उस पठान लड़के के मुकाबले में मेरी उम्र काफी बड़ी थी। धीरे धीरे मैंने एक दो बार उससे कोई चीज लेकर खाई तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वह यतीम है और अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मैं रोज उससे कोई ना कोई चीज लेकर खा लेती। एक दिन मैंने बातों बातों में उससे जिक्र किया कि क्या सच में पठान इस हिस्से के शौकीन होते हैं, तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ दिन चलकर देखें। मैं उसके साथ काफी फ्री हो गई थी। बिना झिझक उसके साथ बातें करती थी। उसके बार बार इसरार पर मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी कि वह उम्र में मुझसे काफी छोटा है। वो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं उस पठान लड़के के साथ चली गई। मैंने कहा कि पहले मुझे दिखाओ तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने बिना झिझक अपनी इलास्टिक वाली निक्कर नीचे कर दी तो मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि मेरी उंगली जितनी थी। उसने मुझे सोफे पर पोजीशन बनाने को कहा। मैं पोजीशन बनाकर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे दर्द की वजह से मेरी चीख निकल गई। जब उसने सूखे ही हम कॉलेज से वापस आ रहे थे, इरम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उस पठान लड़के की दुकान पर ले गई थी जो बताशा बनाकर बेचा करता था। इरम ने कहा, सुनो भाई, हमें 2 बताशे तो बनाकर दो। अच्छा बाजी, अभी बना देता हूं, बस 2 मिनट में। मैं बोली, नहीं, 1 मिनट में बनाओ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। इरम गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैंने उसके कान में कहा, सुना था ये सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बताशा बेचता है। मैं तो शादीशुदा नहीं हूं। वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। क्या मतलब है नादिया तुम्हारा? क्या मैं शादीशुदा दिखाई दे रही हूं इसको? कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम भी ना। मत खाओ तुम। इरम एक बताशा लेकर वहीं से चल पड़ी थी। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो सुनो यार, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। मैं इरम के पीछे पीछे जाने लगी थी और उसे छेड़ने लगी थी। कुछ ही देर में इरम भी हंस पड़ी थी। हम दोनों आधे रास्ते तक साथ रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी थीं। हम दोनों का घर थोड़े फासले पर ही था, इसलिए जल्दी पहुंच गई। अगले रोज इरम बहुत ही चुपचाप और खामोश ही दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या बात है इरम? मुझे बहुत ही उलझन सी होने लगी थी। इरम इस तरह चुपचाप खामोश, जबकि वह तो एक शोक चंचल सी लड़की थी, कहने लगी, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सर दर्द सा हो रहा है कल से मुझे। मैंने कहा, चलो हम तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ही गर्मी की शिद्दत से हो रहा होगा। आजकल मौसम भी थोड़ा गर्म है। हाँ, ठीक कह रही हो सकता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बहुत ही हैरत होने लगी थी कि आज तो इरम ने बताशा खाने की भी बात नहीं की, नहीं तो वह रोज ही मुझे जोर जबरदस्ती करके वहां ले जाती थी। मेरे लाख मना करने पर भी मैं और इरम घर जा ही रहे थे कि अचानक इरम की तबीयत बिगड़ने लगी और वह चकरा कर गिरने लगी थी। मैंने सोचा, इसे घर तक छोड़ देती हूँ। यह इस हालत में भला घर अकेले कैसे जाएगी। मैं इरम के घर उसे छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मैंने 2 डेढ़ उम्र की औरतों को उसी पठान की दुकान की तरफ जाते हुए देखा और वह लोग जाकर कहने लगीं, भाई, हम शादीशुदा औरतें हैं, हमें तो बताशा दोगे ना आप? वह मुस्कुराने लगा और हाथ बढ़ाकर उसने 2-4 बताशे दे दिए थे और वह हंसती हुई चली गई थी। मैं थोड़ी ही देर में इरम को लेकर उसके घर पहुंची तो उसकी अम्मी फौरन ही इरम को देखकर घबराने लगीं। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ है?
कहीं तो आज भी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वह जल्दी से इरम को बिस्तर पर लिटाकर मेरे साथ बाहर आईं और कहने लगीं, बेटा कुछ ठंडा लाऊं तुम्हारे लिए? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, बस ठीक है। मुझे भी देर हो रही है। और शुक्रिया बेटा तुम्हारा, जो तुमने आज इरम को यहाँ घर तक छोड़ दिया, नहीं तो कल तो हम सब लोग परेशान हो गए थे। इरम तो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और उसे कुछ लोगों ने यहाँ शाम में घर लाकर छोड़ा था और बताया कि आपकी बेटी रास्ते में ही बेहोश हुई थी और उसे हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। मैं तो यह सब सुनते ही चौंक पड़ी थी। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया था और ईरम की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वह और मैं अब खुशी खुशी कॉलेज जाने लगे थे, मगर मेरे सामने ऐसी सुनी सुनाई बातें आ रही थीं कि सभी लोगों को हैरानी होने लगी थी। उन दिनों अचानक हमने टीवी पर न्यूज़ देखी कि 16 साल के पठान लड़के की दुकान से जिन जिन कुंवारी लड़कियों ने बताशा खाया, वह गर्भवती हो गई हैं, जबकि वह लड़का तो सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को ही बताशा बेचा करता था। यह खबर बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब थी। हम सभी घर में बैठे एक साथ यह खबर देख रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि शायद ये उसी लड़के की बात कर रहे थे जो अनारकली रोड पर बताशे बेचता है। मगर वह तो मैंने भी यह खबर सुनकर होने लगी थी। मगर दूसरी तरफ अब्बा ने टीवी बंद कर दिया था कि यह कैसी बेहयाई जमाने में फैल रही है। भला यह कोई खबर है टेलीविजन पर देने की? और यह बातें सब झूठी हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ। अम्मी ने फौरन ही नजरें झुका ली थीं। भला यह सब खबरें कोई टीवी पर बताता है क्या? और अजीबोगरीब हरकतें दिखाई जा रही हैं। अम्मी और बाबा बहुत ही तसल्लीबख्श थे कि यह सब महज एक अफवाह है या फिर झूठी खबर, क्योंकि उस वक्त कोई भी तस्वीर और वीडियो नहीं आई थी, सिर्फ सनसनी सी खबर बताई गई थी। और दूसरी तरफ मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि इस बारे में क्या था मैंने पहले ही सुन रखा था और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैलती ही जा रही थी। और मुझे हैरत इस बात की थी कि अब तक न्यूज़ पर कोई वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं दिखाई गई, और फिर अगर यह बात सच है तो उस कॉलेज का नाम क्यों अब तक सामने नहीं आया, और पुलिस कहाँ है? तो ये सब कुछ होने से रोक ही नहीं रही। मगर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? भला बताशा खाने से कोई लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या इसमें? मैं और इरम इस बारे में कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे कि इरम हंस पड़ी और बोली, यार बताशा तो मैंने भी खाया है। अगर वह वही बताशा है तो अब तक तो मुझे गर्भवती हो जाना चाहिए था। यार तौबा करो, अल्लाह न करे ऐसा हो। मैं घबराते हुए इरम को डांट रही थी, मगर इरम ने फिर से हंसी मजाक शुरू कर दिया था। यार फिर तो उस लड़के को बांझ औरतों का इलाज सबसे पहले करना चाहिए अपने बताशे से। इस तरह वह बहुत पैसे कमाएगा और औरतों का भी भला हो जाएगा। और तुम भी ना यार, कभी तो किसी बात को गंभीरता से ले लिया करो। हर बात मजाक में अच्छी नहीं लगती। नादिया यार छोड़ो ना, चलो आज हम फिर से बताशा खाने चलते हैं और देखते हैं वहां जाकर कुछ मालूम होता है क्या। क्या वही पठान लड़का और वही बताशे की दुकान की खबर बताई जा रही है या फिर कहीं और की है? मगर मेरे जहन में यह बात बिल्कुल सीधी साफ थी कि वह उसी दुकान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वह औरतें जो खुद को उस लड़के को शादीशुदा बता रही थीं और जोर जोर से हंस रही थीं, और वह लड़का भी उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। मगर उस वक्त यह बात इरम को बतानी मुनासिब न थी। हम दोनों अपने अपने घर को चल पड़ी थीं और सारी रात मुझे सिर्फ और सिर्फ इरम की फिक्र थी कि भला वह ठीक है भी या नहीं। मैंने फौरन ही उसे फोन किया। वह हंस रही थी। बस कर दे यार, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं है। मैंने सोचा शायद इरम ठीक कह रही है। मैंने बेवजह ही जहन पर यह सब कुछ सवार कर लिया है। शायद मैं ही इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं भी आराम से बेफिक्र होकर सुकून से सो गई थी। और अगले दिन जब हम लोग कॉलेज पहुंचे तो चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की भीड़ जमा थी। अल्लाह रहम करे, अचानक कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हम लोग अंदर जाने ही वाले थे कि हमारी नजर मीडिया के लोगों पर पड़ी, जो पिछले दिनों से गैर हाजिर लड़कियों की जानकारी कर रहे थे, जिसमें अफशां और भी थी जो हमारी ही क्लास फेलो थी। वह भी चंद दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। मगर मीडिया के जरिए जब हमने कुछ लड़कियों के नाम के साथ अफशां और किरण का नाम सुना तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। ये सब मीडिया का कहना था कि इन लोगों की गैर हाजिरी की वजह वही है कि वह तमाम लड़कियां ही गर्भवती हो गई हैं और उनके वालिदैन बदनामी के डर से यह खबर छुपाकर अपनी लड़कियों को घर में ही छुपाकर रख रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। ये सब छुपाना बिल्कुल सही नहीं है।
मैं और इरम बहुत ही परेशान होने लगे थे। भला अब भी हम लोग इस खबर पर यकीन कर सकते हैं या फिर नहीं? अब भी यह कहा जा सकता है कि यह खबर झूठी है या अफवाह है। अब तो बस एक ही रास्ता था। इरम फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी, क्योंकि आजकल जैसी घमाघमी और बदनामी के डर से बंद कर दिया गया था। और इरम मुझे कहने लगी, चलो यार, हमें फौरन ही अफशा और किरण के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह सब क्या वाकई हकीकत है या महज सिर्फ अफवाह है। मैं और इरम फौरन ही अफशा के घर चले आए थे, मगर वहां तो ताला लगा हुआ था। हम दोनों बहुत ही फिक्रमंद होने लगे थे। हमने मोहल्ले वालों से पता किया तो मालूम हुआ कि उनकी लड़की पर असर का मामला हो गया था और वह लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की को इलाज के लिए किसी मजार पर ले गए हैं। मैं हैरतजदा होने लगी। मैंने और इरम ने फौरन ही किरण के घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और देखा तो हम लोग चौंक पड़े थे। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे कि उसके वालिदैन के चेहरे से झूठ साफ जाहिर हो रहा था। वह कह रहे थे कि किरण अपने मामू की बेटी की शादी में उनके घर रहने गई है, जबकि किरण शायद घर में छुपी हुई थी। वापसी पर हमने घर से बाहर आते वक्त उसकी आवाज सुनी कि वह अपने ही वालिदैन पर गुस्सा करने लगी थी। बाबा, आप लोगों ने मेरी दोस्त से झूठ क्यों बोला? जबकि मैं और इरम ने फौरन ही खिड़की से झांक कर देखा तो किरण खड़ी अपने वालिदैन से सच छुपाने पर लड़ रही थी। उस पर नजर पड़ते ही हमारे होश ही खता हो गए थे। वह तो पेट ली खड़ी थी। इरम और मैं एक दूसरे को देखने लगी थी कि किरण तो वाकई उम्मीद से थी, मगर उसके वालिदैन आखिर ये सब कुछ क्यों छुपा रहे थे? मुझे और इरम को मालूम हुआ था कि अक्सर हमारे कॉलेज की लड़कियां वहां उस अनारकली रोड से बताशा खाने जाती थीं और उस पठान लड़के से खूब मजे ले लेकर उसे छेड़छाड़ करती थीं। कहीं ये सब उस लड़के ने तो नहीं? मगर वह तो उस वक्त तकरीबन 16-17 साल का होगा। भला वह यह सब शर्मनाक हरकत क्यों करेगा? इरम और मैं उस लड़के पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाने लगे थे, जिस पर हमें पहले से ही अमल करना था। रास्ते पर हमने वापसी में देखा तो वह लड़का अब भी वहीं ठेला लगाकर बताशे बेच रहा था। हम दोनों फिर से हैरतजदा हो गए थे कि अब तक इतना कुछ हो गया है, फिर भला इसे क्यों पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही? ये तो अब भी खुलेआम अपने बताशे लोगों को बेच रहा है। और दूसरी तरफ मीडिया पर जो नई बात बताई जा रही है कि यह लड़का सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बताशा बेचता है, फिर क्यों उसने यह बताशे कुंवारी लड़कियों को दिए? मगर कल हम दोनों को ही अपने प्लान के तहत शादीशुदा बनकर उसके पास जाना था और मामले की तह तक पहुंचना था कि आखिर क्या यह बात सच है और क्या झूठ है। सारी रात मैं इसी फिक्र में जाग रही थी और अम्मी बाबा ने तो पहले ही मुझे अगले दिन से कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था, जब से उन लोगों ने टीवी पर खबरों में हमारे कॉलेज की खबरें सुनी थीं। मगर मेरा और इरम का कल मिलना बहुत जरूरी था और मुझे कैसे भी करके अम्मी और बाबा को अपने कॉलेज के लिए मनाना था। मैंने बहाने से कहा, अम्मी बाबा मुझे प्लीज कॉलेज जाने दें। अब तक तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारा मामला रफा दफा कर दिया होगा। हमारा जाना जरूरी है। हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, जरूरी लेक्चर चल रहे हैं। बाबा बहुत ही गुस्सा करने लगे थे, मगर मैंने कहा, बाबा, हो सकता है यह सारा मामला झूठा साबित हो और यह सब अफवाह ही हो। आपने ही तो कहा था उस दिन। और फिर भला हम लोगों को इस बात से क्या लेना देना? हम तो सिर्फ पढ़ाई के लिए घर से जा रहे हैं। बाबा कहने लगे, वह सब मैं नहीं जानता, मगर तुम लोग जमाने को नहीं जानती। इस तरह हमारी बदनामी का बाइस बनता है। जवान लड़कियों का नाम इस तरह गलत से लिया जाता है। फलां की बेटी यह, फलां की बेटी यह। जमाना जरा देर नहीं लगाता और जवान लड़कियों की इज्जत पर भी जरा आंच आ जाए तो क्या गुजरती है। फिलहाल मैंने उस वक्त तो बाबा और अम्मी को कॉलेज के लिए मना ही लिया था और उन लोगों ने मुझे इजाजत भी दे दी थी। अगले रोज मैं कॉलेज पहुंची तो मामला अब भी बेहतर नहीं था। मीडिया की गाड़ियां अब भी बाहर ही खड़ी थीं और कुछ लोग बातचीत के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए थे। मैंने इरम के इंतजार में आज सारा दिन ही निकाल दिया था, मगर इरम तो आई ही नहीं थी। मैंने सोचा हो सकता है टीवी खबरों के चलते उसके भी वालिदैन ने उसे कॉलेज न आने दिया हो। चलो, इस प्लान को हम लोग कल अंजाम देंगे। मैं भी जल्द ही घर चली गई थी कि मेरे अम्मी अब्बा पहले ही बहुत फिक्रमंद हैं। उसी रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग ही रह गई थी कि मेरे मोबाइल पर इरम का फोन आने लगा। मैंने हड़बड़ाकर उठाया तो उसकी माँ बहुत रो रही थी कि बेटा, इरम तो अब तक कॉलेज से घर नहीं आई। तुम्हें कुछ मालूम है? मैंने कहा, मगर आंटी, वह तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी, फिर कैसे? वह भी डर गई थी और इरम के बाबा को बताने लगी। इरम के बाप ने कहा कि वह आज कॉलेज ही नहीं आई थी।
यहाँ मैं बहुत ही परेशान होने लगी थी और दूसरी तरफ इरम के माँ बाप भी बहुत डरे और सहमे हुए थे जब मैं उनके घर उनसे मिलने चली गई थी। कुछ ही देर बाद मीडिया के जरिए यह बात सामने आ गई थी कि उस लड़के की दुकान पर छापा मारा गया है और उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वह लड़का उन लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ गलत काम करता था। मगर जिस वक्त यह खबर दिखाई गई थी तो पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थीं कि यह तो 16-17 साल का लड़का था जिसकी दुकान से हम लोग बताशा खरीदने जाते थे। इरम के गायब होने के पीछे भी इस लड़के का हाथ तो नहीं? अगले 5 दिनों तक मैं यूं ही परेशान रही मगर अब तक इरम का कुछ पता नहीं चला था और वह अब तक लापता थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने फौरन ही किसी को बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन पहुंची और मैंने अपना नाम बताए ही मुंह पर कपड़ा डालकर मैंने उस लड़के के खिलाफ बयान दिया कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त आज 10 दिनों से लापता है और मेरा मानना है कि इसके पीछे भी इसी लड़के का हाथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे पिता की मां ने दूसरी शादी तय की और मेरी मां बहुत खुश थी। हालांकि मेरे पिता की दूसरी शादी का कोई कारण नहीं था। रात को मैं ये देखकर हैरान हो जाती थी कि जिस दिन मेरे पिता मेरी मां के कमरे में सोते थे, मेरी मां बेहोश हो जाती थी और जिस दिन मेरे पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ सोते थे, मेरी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। इस रहस्य को जानने के लिए एक दिन मैं अपनी मां के यहां सो गई और जैसे ही मेरे पिता आए, मेरी मां शायद दुनिया की पहली महिला थी जो मेरे पिता के लिए दूसरी शादी तय करने के लिए मरी जा रही थी। जब भी कोई महिला उनके पास आती तो वो कहती, मेरे पति से शादी कर लो, जबकि मेरे पिता में कोई कमी नहीं थी। वो देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी अच्छी कमाई थी। वो घर में कभी गुस्सा नहीं करते थे। वो मेरी मां से भी ज्यादा पढ़े लिखे थे और मेरी मां से छोटे भी थे। सबसे खास बात यह थी कि ये उनकी पसंद की शादी थी। लेकिन फिर भी मेरी मां चाहती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। मैं 15 साल की थी और मेरा एक छोटा भाई था। हमारा परिवार पूरी तरह से भरा हुआ था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पहले तो हमें लगा कि मेरी मां मजाक कर रही है। मैंने अपने पिता से पूछा कि मेरी मां इस तरह की बातें क्यों कहती है। मेरे पिता ने कहा कि वो मजाक कर रही थी। लेकिन यह मजाक तब और अधिक गंभीर हो गया जब एक दिन वो एक मेहमान के साथ हमारे घर में आ गई और एक महिला से पूछा गया कि वो मेरे पति से शादी करे। उसकी बहू में से, क्या आपके पति को बहुत सारे ओट्स हैं? तो आप उसके लिए एक लड़की की तलाश क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, ये मेरी इच्छा है और मैं अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हूं और मैं करवाऊंगी। उस दिन मेरी मां और पिताजी में झगड़ा हुआ। पिताजी ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उस परेशानी को हल कर दूंगा। इस तरह तुम बच्चों को तनाव में डाल रही हो। उन्हें दूसरी मां नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरी मां ने कहा, तुम कैसे खुश हो सकते हो? तुम तो मौज कर रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पिताजी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? मैंने तुम्हें नौकरानी के तौर पर भी रखा है। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं कौन होता हूं तुम्हें हर साल बच्चा पैदा करने के लिए? मैंने तुम्हें सालों से परिवार से अलग रखा है। कोई संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? क्या परेशानी है? और अगर तुम्हें परेशानी है तो अपनी परेशानी हल करो। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आज बाबा ने ये काम पूरा कर लिया है क्योंकि मेरी मां ने इसे ऐसा बनाया था। लेकिन मेरी मां के मन में एक ही बात थी, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, फिर मैं जीवन में शांति आएगी। केवल मैं ही जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ये वर्ष कैसे बिताए हैं। मैं एक इंसान हूं, कोई जानवर नहीं। बाबा ने भी वही कहा जो सब कह रहे थे कि वो दुनिया की पहली महिला थी
जो अपने ही हाथों अपना घर नष्ट करना चाहती थी। तुम मेरी शादी करवाना चाहते हो। पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दोस्ती के लिए तुम अपने पति की कुर्बानी देने की सोच रहे हो? भगवान न करे, अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त होता तो मैं पहली ही फुर्सत में तुम्हारी शादी उससे करवा देता। अभी दिक्कत यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। मुझे जो करना है करूंगा और मर जाऊंगा। बाबा ने कहा, मेरी बेटी 15 साल की होने वाली है। अब मेरी बेटी की शादी के बारे में सोचो। मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मां ने कहा, पहले तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मेरी जिंदगी में शांति रहेगी। मुझे सोचने के लिए कुछ समय मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढूंगी। मां ने आखिरकार मेरे पिता की शादी करवा दी। उन्हें रिश्ता कहाँ मिला? उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा, यह महिला उनकी रिश्तेदार थी, वो उनकी दोस्त थी, वो एक अच्छी महिला थी, वो मेरी मां की ही उम्र की थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो विधवा हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे आश्रय मिल रहा था, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से थी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसका समर्थन किया, शादीशुदा थे और अब उनकी शादी हो गई थी। मेरे पिता बैठे थे और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगा कि मैं इसे अपने दिल में पछतावा कर रहा हूं। वो सीढ़ियों के नीचे से गिर गया। मां सोने से पहले बिस्तर झाड़ने में व्यस्त थी और उसी समय वे एक गाना गुनगुना रहे थे। वो इतनी संतुष्ट और खुश लग रही थी, मानो आज उसके पति की नहीं, बल्कि उसकी अपनी शादी हो और उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। मुझे ये सब समझ नहीं आया। मां ने शांति से लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे बिस्तर फूलों से बना हो। वो बिस्तर पर लेट गई जैसे आज पहली बार चैन से सो रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। सोते समय भी ये उनके चेहरे पर था। मैं भी वहां से वापस आकर अपने कमरे में सो गया, लेकिन मुझे ये सब हजम नहीं हुआ। मेरा दोस्त मेरे घर आया और बोला, तुम्हारी मां ने वाकई रिकॉर्ड बनाया है। उसने अपने पति की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से करवाई और फिर उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, मैंने कहा। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठी रही कि क्या हो रहा है। मेरी सहेली बोली, हो सकता है कि पति पत्नी के बीच कुछ गड़बड़ हो और तुम लोगों के सामने उन्हें नहीं बताती। हो सकता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी मां को पीटते हों और पति पत्नी के बीच बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है, इसके बारे में कौन जानता है। मैंने कहा, यह भी सच है, लेकिन फिर भी अगर घर में कोई परेशानी है और इतनी है कि उनकी शादी हो जाती है, तो कम से कम ये परेशानी थोड़ी हल हो जाए तो हमें भी बात करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। उनके कमरे से कभी लड़ाई की आवाज नहीं आई, नहीं मां पिता ने कभी एक दूसरे पर कोई गुस्सा दिखाया, नहीं उनकी बातों से ऐसा कुछ हुआ। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। मुझे सब पता है, लेकिन अब जो होना था हो गया। अब मैं प्रार्थना करती हूं कि घर का माहौल खराब न हो। वैसे तो पूरा परिवार बात कर रहा है, मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब घर में एक और अजीब बात होने लगी। जब मेरे पिता मेरी सौतेली मां के कमरे में सोने जाते तो मेरी मां बहुत खुश होती और कहती कि उन्हें समय पर सोते हैं। मुझे कुछ भी नहीं बताता है। आप चाहते हैं कि आप किसी भी अन्य काम को भी सहमत कर सकें। मेरी मां बहुत खुश होगी, लेकिन अगर वो आया और मेरी मां के कमरे में सो गया, या तो अभी बेहोश हो जाता या उसकी तबीयत खराब हो जाती। मैंने सोचा, शायद ये मेरे पिता की गलती थी, वरना कौन सी औरत ऐसा काम करेगी। मैंने खुद को एक औरत की जगह रखकर सोचा, अगर मेरा पति मुझसे प्यार करता है, मेरा खर्च उठाता है और कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करता, तो फिर कौन वजह होगी कि मैं उससे दूसरी शादी करूं। एक आदमी दूसरी बार शादी क्यों करता है? किसी पुरुष की पहली शादी क्यों तय की जाती है? क्योंकि वो शादी के प्रति भावुक है। उनका कहना है कि मेरे जीवन में मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी। वो कौन सी समस्या थी जिसके लिए मेरी मां विवाह को एकमात्र समाधान मानती थी?
माँ और पिताजी एक साथ रहते थे। जब खाने की बात आती थी तो वो घर से कुछ न कुछ लाती थी। वो भी उनके साथ जाती थी। जैसे माँ और पिताजी खरीदारी करने जाते थे, हम सब शाम की चाय साथ में पीते थे। लेकिन जैसे ही कमरे में जाने का सवाल उठता, मेरी माँ तुरंत मुझे अपनी बाहों से खींच लेती और कहती, तुमने शादी क्यों की? अगर तुम्हें यही करना है तो अपनी पत्नी के कमरे में जाकर सो जाओ। पुरुष हमेशा अज्ञानी होते हैं, हमेशा महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं। पुरुष हमेशा महिलाओं से ज्यादा मजबूत होते हैं और वे ज्यादा समझदार भी हो सकते हैं। मेरे पिता ही ऐसे हैं। मैं भाग दौड़ कर रही हूं और मेरी मां को ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सबके सामने मेरी मां बुरी बन गई। मेरी मां को समाज ने बहुत सी बातें सुनाई और वे उन पर हंस रहे थे। घर के पुरुष कह रहे थे कि अल्लाह हमें ऐसी बीवी दे जो अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी करवा सके, और औरतें कह रही थी कि इस औरत का दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। कल यही औरत जो इसने लाई है इसे घर से निकाल देगी और फिर इसका मुंह देखेगी। एक दिन सुनो तुम्हारी सौतेली मां तुम्हारी मां से क्या कह रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है। जब हम साथ बैठते हैं तब भी वो मेरी तरफ नहीं देखता, तुम्हारे बारे में बात करता है। तुम उससे कैसे मिली? तुम लोग कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने तुम्हें 1000 बार कहानी सुनाई है। आखिर मैंने उससे शादी की है, वो मेरा पति है। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ये ठीक है कि तुम भी उसकी बीवी हो जैसे मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन जब वो मेरे बगल में बैठता है तो तुम्हारी तारीफ करता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो तुम्हारे बगल में बैठकर मेरे बारे में बात करता है तो जाहिर है वो तुम्हें भी बुरा भला ही कहेगा। मुझे लगा कि मेरी मां उसे कुछ बातें बताएगी कि वो अभी आया है और आते ही तुम्हें अपना हक चाहिए। अगर वो कुछ भी कहता है तो चुप हो जाना और सुनना। आखिर मैं उसकी पत्नी हूं। मेरी मां उसका साथ दे रही थी। उसने जो कहा वो गलत था। मैं उससे बात करूंगी, चिंता मत करो। उसकी अभी अभी शादी हुई है। वो शादी नहीं करना चाहता था। उसने पूछा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, तो मेरी मां को उस बात पर गुस्सा नहीं आया जिस पर उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो इस बात पर गुस्सा हो गई। उसने कहा, मैं बस ये नहीं करना चाहती थी। अब क्या मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं? उसने पूछा कि तुमने अपने पति से शादी क्यों की? क्या तुम्हारे पति में कोई समस्या थी? मेरी मां इस बात पर गुस्सा हो गई। उसने कहा, समस्या थी? तुम्हारी आंखें, समस्या को देखो। कोई समस्या नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन उसने मेरी मां को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो एक अच्छा इंसान है। एक दिन मेरी मां फिर से बेहोश हो गई क्योंकि उसके पिता उसके कमरे में गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें सुबह तक अस्पताल में ही रखना पड़ता है। जब वे फ्री हो जाएंगे तो उन्हें वापस भेज देंगे। मैं रात को उनके पास गई और अपनी मां से पूछा कि क्या बात है, तो मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। जैसे ही बाबा तुम्हारे कमरे में आते हैं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वे कमरे में नहीं होते हैं तो तुम बहुत खुश होती हो और शांत होकर सो जाती हो। बताओ क्या बात है। मेरी मां ने कहा कि हर बात बताने की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा कि अगर बाबा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें पूरे परिवार को बताना चाहिए और उनके लिए क्लास शुरू करनी चाहिए। तुमने एक महिला की शादी करवा दी। मेरी मां ने कहा कि तुमने एक महिला की शादी करवा दी, लेकिन वो महिला कभी भी अपने अचेतन से बाहर नहीं आई। मेरी मां ने आखिरकार कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। उनका मतलब था कि उन्होंने किसी और के साथ गलत नहीं किया था, बल्कि उनके साथ गलत हो रहा था क्योंकि उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। जब बाबा उनके कमरे में गए थे तभी उनके साथ कुछ गलत हुआ था। मैं सोचने लगी कि ये सब सच में मेरी मां के साथ हो रहा था। लेकिन दूसरी महिला बहुत खुश है, उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यह रात को एक और अजीब बात हुई, और वो ये थी कि मेरी सौतेली मां चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई
और मैं भी बाहर हॉल में जा गया और मेरा भाई भी मुझसे पूछने लगा क्या हुआ, पर वो मुझे कुछ नहीं बता रही थी। उसने कहा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा, तुम मुझे इस समय घर कैसे भेज सकती हो? उसने कहा, मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़ दो। माँ एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो। बड़े उसने मेरे भाई के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे घर पर छोड़ दो। भाई क्या कर रहा है? वो सौतेली माँ को मोटरसाइकिल पर घर ले गया। अब हम सबका ध्यान माँ पर था। जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरा भाई वापस आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, अब बताओ क्या हुआ? पर माँ कुछ नहीं बोल रही थी। पिताजी बाहर आए और बोले, क्या हुआ? तुम आधी रात को कोर्ट में क्यों खड़ी हो? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उनकी पत्नी वो चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई। वो जागी ही नहीं थी। और ऐसा क्यों करेगी? अचानक वो घर से चली गई थी। हम दोनों ही उलझन में थे कि हमारे माता पिता हमारे साथ क्या कर रहे हैं। माँ ने मेरे पिता से कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। वे उसे अस्पताल ले गए। जब उसके माता पिता वहां आए तो वे उसे वापस अपने घर ले गए। उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी और फिर वे उसे भेज देंगे। मेरे पिता ने कहा, चलो ये अच्छा है। वैसे भी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था। वो बहुत अजीब औरत है। तुम नहीं जानते कि उसने मेरी शादी किससे करवाई है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हमने मेरी मां को अपने पास बैठाया और कहा, आज तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा, अन्यथा हम यहीं बैठे रहेंगे। मां की आंखों में आंसू आ गए और फिर मां ने हमसे कुछ ऐसा कहा जिससे हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आपके पिता को एक बीमारी है जिसमें रात को सोने के बाद किसी और का व्यक्तित्व उनमें प्रवेश कर जाता है। वे बिल्कुल एक जैसे व्यक्ति बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं। शादी के शुरुआती दिनों में ऐसा होता था और जब पहली बार हुआ तो हमारी शादी को 7 महीने बीत चुके थे। फिर उसके बाद कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, इस तरह की बातें होने लगी। उसका व्यक्तित्व अजीब है। वो मुझ पर हाथ उठाता है और मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो मुझे मारने की कोशिश करता है। मैंने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे परिवार में किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। मैंने ये बात अपने पति के कानों तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि वो खुद को पागल न समझे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा है। मुझ पर जुल्म करने वाला मेरा पति नहीं है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन फिर ये रोज होने लगा और मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैं स्वार्थी हो गई और मैंने सोचा कि मुझे उसकी शादी किसी और से करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो रात को मेरे कमरे में सोता था। ऐसा करने से वो रात को मेरे कमरे में नहीं सोएगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व अब तक रात को ही आया है। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत आम है। लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे पागलपन नहीं कहते। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पापा उसे पागल समझते थे। उन्होंने उसे ये बात नहीं बताई। वो उसे दवाई लाकर देती थी और उसे चुपके से दवाई देती थी। इसलिए वो कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन अब दवाई काम नहीं कर रही थी। इसीलिए मेरे मन में ये ख्याल आया, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और मैं सब कुछ से थक चुका था। मैंने सोचा कि मुझे उसकी फिर से शादी कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है आज उसके साथ भी वही हुआ है और अब मुझे ग्लानि हो रही है। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लड़की का क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हम अपनी मां को दिलासा दे रहे थे कि तुमने अपनी तरफ से सब ठीक किया, जो कर सकती थी वो किया। तुमने ये सब बर्दाश्त किया। तुमने किसी को पता नहीं चलने दिया, नहीं तो हमारे पापा पूरे खानदान में मशहूर हो जाते और फिर हमारे सामने का नजारा देखकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि बाबा वही खड़े थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था और उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी मां के पास आए और उनसे माफी मांगते हुए बोले कि उन्हें नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम भी ये सब सहती रही और मुझे नहीं बताया। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती।
मैं तुम्हें भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उसने कहा कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने पास रखना है। और उस लड़की ने खुद ही मेरे पापा के साथ रहने से मना कर दिया। उसने वापस आने से मना कर दिया और तलाक की मांग की। अब जब वो खुद ही तलाक मांग रही थी, तो हम क्या कर सकते थे? पापा ने तलाक दे दिया और उसका इलाज करवाया। अब पापा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो खुद जानते थे कि मेरे साथ कोई समस्या है, वो खुद ही सावधान रहते थे। हमारे घर की स्थिति पहले जैसी हो गई और मुझे सब कुछ ठीक लगने लगा क्योंकि मैं बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय भी व्यक्त करें। मुझे अगली कहानी पर जाने की इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने पास रखना है। और उस लड़की ने खुद ही मेरे पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया, वापस आने से इनकार कर दिया और तलाक की मांग की। अब जब वो खुद ही तलाक मांग रही थी, तो हम क्या कर सकते थे? पिता ने तलाक दे दिया और मेरा इलाज करवाया। अब पिता बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उन्हें खुद पता था कि मेरे साथ कोई समस्या है, तो वो खुद ही सावधान रहते थे। हमारे घर की स्थिति पहले जैसी हो गई और मुझे सब कुछ ठीक लगने लगा क्योंकि मैं बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय भी व्यक्त करें। मुझे अगली कहानी पर जाने की इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने पास रखना है। और उस लड़की ने खुद ही मेरे पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया, वापस आने से इनकार कर दिया और तलाक की मांग की। अब जब वो खुद ही तलाक मांग रही थी, तो हम क्या कर सकते थे? पिता ने तलाक दे दिया और मेरा इलाज करवाया। अब पिता बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उन्हें खुद पता था कि मेरे साथ कोई समस्या है, तो वो खुद ही सावधान रहते थे। हमारे घर की स्थिति पहले जैसी हो गई और मुझे सब कुछ ठीक लगने लगा क्योंकि मैं बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और टिप्पणी अनुभाग में अप
मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपने पास रखना है। और उस लड़की ने खुद ही मेरे पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया, वापस आने से इनकार कर दिया और तलाक की मांग की। अब जब वो खुद ही तलाक मांग रही थी, तो हम क्या कर सकते थे? पिता ने तलाक दे दिया और मेरा इलाज करवाया। अब पिता बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्योंकि उन्हें खुद पता था कि मेरे साथ कोई समस्या है, तो वो खुद ही सावधान रहते थे। हमारे घर की स्थिति पहले जैसी हो गई और मुझे सब कुछ ठीक लगने लगा, क्योंकि मैं बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय भी व्यक्त करें। मुझे अगली कहानी पर जाने की इजाजत दीजिए।